हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हो जाती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हो जाता है, ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु से समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। किस पे बल देता है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, तो सबसे ज्यादा अगर बल देता है कि पूर्व अनुभवों, यानी जो हमारे पिछले अनुभव हैं, हमने कुछ करके सीखा है, उससे हमने कुछ लाभ उठाया है, कुछ हानि उठाई है। क्योंकि क्या होता है, जो हानि भी हम उठाते हैं वो भी हमें कुछ सिखा के जाता है कि अगर हम फिर से वही वर्क रिपीट करेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे तो हमें क्या होगा, हानि मिलेगी। यानी अब हम वो पलट के दोबारा नहीं करेंगे, है ना। ये हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु से समन्वय के लिए। अब पिछला हमने जो वर्क किया है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए अब हम नया वर्क करेंगे, है ना। तो ये भी हो जाता है। तो इसमें ये चीज हो जाती है। और अनुकूल वातावरण, क्योंकि अनुकूल वातावरण होता है तो क्या होता है, इस पे जो बच्चे को सिखाने में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो आप बच्चे को अच्छे से नहीं सिखा सकते। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। अब विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना। तो सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। यानी क्या है, अगर आपने क्या किया, बच्चे को कठिन से कठिन चीजें दे दी। अब ऐसा तो है नहीं, कोई कहते नहीं बच्चे से छोटा पत्थर आप उठवाएंगे, पहले बड़ा पत्थर नहीं उठवाएंगे, है ना। जब बच्चा छोटा पत्थर उठाना सीख जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी पहले आप सरल चीजें बच्चों को सिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, सुगमता और सरलता से बच्चा क्या करे, सीख सके, क्या हो, ऐसी होनी चाहिए विषय वस्तु। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जाती है ऐसे अनुक्रम बारंबारता से प्रस्तुत किए जाएं, जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। अब किस पे ये बल देता है कि पुनर्बलन पर, पुरस्कार पर। जैसे आपने बच्चे से कह दिया कि ऐसा वर्क आप करोगे, अच्छा करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, है ना। इस पे बल देता है। कौन सा सिद्धांत? तो ब्रूनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे हो जाता है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अव्यवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अव्यवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया, अतः शिक्षक का कोई विषय ठीक से समझाना चाहिए। यानी क्या है, शिक्षक का कोई विषय ठीक से समझाना चाहिए, जिससे छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने वर्तमान अनुभव का पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज कंप्लीट की, ब्रूनर के सिद्धांत में, यानी जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप जब लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, यानी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का तो फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर अभी आपने विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जो कर चुके हैं
उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। फिर उन्हें सर्च करना रहता है, उनको टाइमिंग का भी ज्ञान नहीं होता है कि किस टाइम कौन सा क्लास आएगा, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना रहता है। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। सृजनात्मकता क्या होती है, ये यानी क्रिएटिविटी, यानी बच्चा करके सीखे, है ना, क्रिएटिव है बच्चा, ये चीज सबसे अच्छी होती है बच्चों में। ठीक है, तो सृजनात्मकता का उदय बाल्यावस्था में हो जाता है। सर्वप्रथम बालकों के खेल में इनकी अभिवृत्तियां यानी अभिव्यक्ति होती है। बालकों की आयु वृद्धि के साथ या खेल के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में फैल जाती है। डेनिस व हेलमैन ने बताया कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। इसके बाद या तो स्थिर रहती है या इसमें अवनति प्रारंभ हो जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में सृजनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई हैं। बालकों को अपनी जिज्ञासा के संतुष्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। बालकों में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालकों के पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। बालकों को टूटे फूटे खिलौने तथा साधन उपलब्ध कराए जिससे बालकों को सृजनात्मकता के विकास के लिए साधन उपलब्ध हो सकें। परिवार और विद्यालय में बालकों के लिए कठोर और प्रभुत्वशील वातावरण नहीं होना चाहिए। बालकों को ज्ञान अर्जित करने के लिए जितने अधिक अवसर होते हैं, बालकों की सृजनात्मकता का विकास उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या विशेषताएं क्या विशेषताएं, यहाँ पे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं, आशावादी होते हैं, दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के होते हैं, ठीक है, ये चिंता मुक्त होते हैं, इनका ध्येय आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता होता है। ये अहमवादी तथा अनियंत्रित भी होते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, राजनीतिक व व्यापारिक नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी आदि बनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई देखिए, अब इस तरह का बंदा है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, तो क्या होता है कि दूसरों से क्या करना होता है, प्रभावित करके अपना काम निकलवा लेता है। अब नेताजी क्या करते हैं, नेताजी तो बहुत ज़्यादा वादे करते हैं, तो आप सभी को पता है कि वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, है ना। तो ये क्या है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, काम पड़ता है, तो कहो इनसे कुछ भी कहो वो कर डालेंगे, लेकिन जब काम निकल जाएगा तो आप कौन हो, हम आपको नहीं जानते, यानी ये काम निकलवाना जानते हैं। अब जैसे कि अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये अगर अंतर्मुखी यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व ना हो तो ये तो शर्म करेंगे, है ना। और इनमें इनके जो प्रोफेशन है, इनका वर्क है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें शर्म करें, है ना। तो इस तरह से ये लोग बनते हैं और अहमवादी तथा अनियंत्रित भी होते हैं, इस प्रकार के लोग। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। कोहलर का सिद्धांत आपको पता है, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से आज क्या डिस्कस करना है कि कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो शिक्षा में सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। किस कार्य के लिए? रचनात्मक कार्य के लिए। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करती है। इसमें क्या था कि अचानक से सूझ का सिद्धांत आता है ना, कोहलर का जो सिद्धांत है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो चिंपैंजी पर, और उसका नाम क्या था, तो सुल्तान। और किया गया था, किस तरह से प्रयोग किया गया था, केलों को पिंजड़े के छत पे टांग दिया गया था और ऊंचाई पर, है ना। और बाद में उसको क्या था, छड़ियाँ कुछ रखी गई थी और जो जुड़ सके, तो उसमें अचानक से सूझ आती है कि हम किस तरह से इन केलों को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोग हुआ था जिनमें बॉक्स रखे हुए थे और केले फिर छत पर टांगे गए थे, यानी बॉक्स की छत के अंदर ही टांगे गए थे ऊंचाई पर। तो फिर उसको सूझ आई थी कि अगर हम एक के ऊपर एक बॉक्स रख लेते हैं तो क्या होगा,
तो हमें केले प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें क्या है, जो सूझ यानी तर्क शक्ति का भी विकास हुआ, बुद्धि कल्पना का भी। भाई सोच रहे हैं हम कि हमको किसी तरह प्राप्त करना है, किसी तरह प्राप्त करना है, माइंड को हम चला रहे हैं, माइंड को हम यूज कर रहे हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है हम इसको कैसे सॉल्व करें। और अचानक से एक हमें क्या होता है, अचानक से हमारी जो बुद्धि है वर्क करने लगती है और हम उसमें सफल होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है बुद्धि कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करती है सिद्धांत, है ना। ये सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए लाभप्रद है। बिल्कुल कि आप सोच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अचानक से आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी और आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। यही तो है ना। ये सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए जो सुल्तान था उसको किसी ने बताया नहीं कि ऐसा करो, इन छड़ियों को जोड़ लो या बॉक्स को ऊपर एक के ऊपर एक रख लो, ऐसा तो नहीं बताया गया था। ये चीज उसके माइंड में खुद से आई थी। तो यानी क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें क्या है, खुद से खोज करके ज्ञान अर्जन करने के लिए यानी प्रोत्साहित किया गया है ना, प्रोत्साहित करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये सिद्धांत बालकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। बिल्कुल कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस तरह से प्राप्त करना है हम सोचेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे और हम उसको प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है आपका क्या चीज हमने कंप्लीट की, कोहलर के सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताओं को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो व्यक्ति की सफलता का मुख्य आधार अच्छी स्मृति होना है। क्या है कि व्यक्ति की सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो अच्छी स्मृति होना है। और व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं को स्मरण कर वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाता है। स्काउट ने अपनी स्मृति के निम्नलिखित लक्षण बताए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्मृति होती है, हमारे जो माइंड में जो हमारी यादें होती हैं, यही तो है ना कि पिछली चीजें भी, कुछ लोग कहते हैं काश हम पिछला सब भूल जाएं। अरे जब आप पिछला सब भूल जाएंगे तो आपका माइंड ही वर्क करना बंद कर देगा, तो आप भूल कुछ नहीं सकते। यानी आपका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो आपको हर एक चीज याद है। और अगर आप चीजें भूल रहे हैं यानी आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना। तो ना तो आप पिछली बातें भूलेंगे और ना जो चल रही है वो भूलेंगे। यही तो होता है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अच्छी स्मृति होना है और व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं को स्मरण कर वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाता है। यानी पिछला हमने क्या किया है, पिछले हमने कैसे वर्क किया, अच्छा किया, तो वो भी हमको याद है, तो हम सोचेंगे हम उसी तरह से वर्क करें और हम कम टाइम में मतलब उससे अच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार हमने किया था तो उसमें हमको टाइम लगा था, लेकिन जब आज हम करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। पहले हम उन चीज़ों को याद करेंगे कैसे कैसे हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से वो काम कर पाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम गलत कर चुके होते हैं, भाई सभी की जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती, कुछ भूलें होती, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ तो उन त्रुटियों को फिर छोड़ दिया जाता है कि अगर ये चीज करेंगे तो इससे हमको लॉस हो सकता है, तो वो चीज नहीं करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए हम वर्क करेंगे। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब है शीघ्र सीखना या अधिगम। अच्छी स्मृति की पहली विशेषता शीघ्र सीखना है। क्योंकि भाई बिल्कुल, क्योंकि जब अब आपकी स्मृति अच्छे से वर्क कर रही है, आपका माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि वही चीज अभी जो हमने बताई कि जब आपका माइंड वर्क कर रहा है यानी आप सही हो, आपका माइंड सही है ना। और वो चीज गलत हो जाती है, काश हम सब भूल जाते, तो भूल जाते यानी आपका माइंड काम करना बंद कर रहा है ना। तो अच्छी स्मृति की पहली विशेषता यही है कि शीघ्र सीखना है, याद होना है। और बालक या व्यक्ति किसी बात को एक बार पढ़कर या सुनकर सीख जाता है या याद कर लेता है, उसकी स्मृति अच्छी समझी जाती है ना। कुछ बच्चों में क्या होता है, आपने एक बार क्लास में, भाई मान लीजिए 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें आपने बच्चे को यानी बच्चों को बताया, एक बच्चा तो है नहीं, बच्चों को आपने बताया, तो कुछ बच्चे उसमें क्या करते हैं, एक ही बार में हर एक चीज समझ जाते हैं। वो बात अलग है, एकदम से हर एक चीज नहीं, लेकिन कुछ चीजें उनके माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं कि ऐसे हुआ था, अच्छा जो कैरेक्टर है उनके नाम बताओ या किस बारे में हम पढ़ा रहे थे। बच्चे फटाफट से आंसर देते चले जाएंगे, यहाँ तक पूरी कहानियां वो कि ऐसे ऐसे ये चीज इस कहानी में था बता देंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो नहीं बता पाते हैं, यही तो है ना। तो इसमें यानी कि जो बता रहे हैं
तो उनका क्या है, उनकी अच्छी स्मृति समझी जाएगी, है ना। उत्तम धारण शक्ति, अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता है बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिन तक याद रखना। अब दूसरी यह चीज हो जाती है इसकी विशेषता कि कोई चीज आपने पढ़ी, कोई चीज आपने सुनी, बहुत टाइम तक आपको याद रही, जो और आपने उसका रिवीजन भी नहीं किया। जो बालक या व्यक्ति की किसी सीखी हुई या याद की हुई बात को जितने अधिक दिनों तक स्मरण रख सकता है उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी होती है। यानी आपने कोई चीज देखी, कोई चीज सुनी, कोई चीज पढ़ी, तो वो काफी टाइम तक आपको याद रही, दोबारा उसको आपने रिवीजन भी नहीं किया फिर भी आपको याद रही, यानी आपकी स्मृति बहुत ही अच्छी है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्मरण यानी अच्छी स्मृति का तीसरा गुण क्या हो जाता है, शीघ्र पुनः स्मरण। जिस बालक या व्यक्ति को किसी सीखी हुई याद हुई बात शीघ्र याद आ जाती है उसकी स्मृति अच्छी होती है। यानी आपने कोई चीज कही और ऐसा है कि कोई बता रहा है कि हमने देखिए आपने ऐसा किया था, ऐसे से ऐसे हुआ था, हाँ हमको याद है या हमको याद आ गई वो चीज, यानी आपकी स्मृति अच्छी है। शीघ्र या स्पष्ट पहचान, अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण ही नहीं वरन किसी बात को शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचान भी आवश्यक है। जब तक पुनः स्मरण की हुई बातों या विचारों को शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान नहीं लेते तब तक कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अनावश्यक बातों का विस्मरण, अच्छी स्मृति की पांचवी विशेषता है अनावश्यक या व्यर्थ की बातों को भूल जाना। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं कि जो बुरी बातें होती हैं, जो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट होते हैं, उनको याद कर करके अपने माइंड को क्या करते हैं, खराब करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, कहते हैं थोड़ा सा सोचना, उसके बारे में समझना अच्छी चीज होती है, क्योंकि कहते हैं थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी चिंता करना जरूरी होता है। अगर आप थोड़ी सी टेंशन या चिंता नहीं करेंगे तो आप वर्क कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आप क्या थोड़ी सी तो टेंशन ले रहे हो ना, कि अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो हम 8 सब्जेक्ट हैं, हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमको टफ पड़ रहा है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सा हमें थोड़ा ईजी पड़ रहा है तो उस पर हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, लेकिन करेंगे उस पर भी जरूर, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब हम कोई चीज ऐसी होती है कि उसको हर वक्त याद किए रहते हैं, हर वक्त चिंता में लगे रहते हैं, तो क्या होता है हमारा माइंड एक टाइम पे वर्क करना बंद कर देता है। और जब माइंड वर्क करना बंद कर देता है यानी हमें अच्छी बातें जो हमको याद रखनी चाहिए उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। जो हमारे साथ घटना बुरी घटी हुई है, क्योंकि हम मनुष्य, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और हो जाता है, तो पुरानी जो नेगेटिव बात है वो नेगेटिव ही समझिए, जो आपके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, उसी को लेके आप बैठे हैं। आज का जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है उस पर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज, तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि अच्छी स्मृति की पांचवी विशेषता क्या है कि जो बुरी बातें या अनावश्यक या व्यर्थ की बातें हैं उनको आप भूल जाओ, और जो बालक या व्यक्ति व्यर्थ की बातों को भूल जाता है और उपयोगी बातों को याद रखता है उसकी स्मृति क्या होती है, अच्छी समझी जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही किया कीजिए कि जो बुरी बातें हैं उनको भूल जाया कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको याद रखा कीजिए, यानी आपकी स्मृति बेस्ट है, गुड है ना। तो उपादेयता, अच्छी स्मृति की छठी और अंतिम विशेषता है उपादेयता। इसके अनुसार अच्छी स्मृति वही होती है जो समय पर उपयोगी सिद्ध हो सके। बिल्कुल, कुछ लोग देखिए बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे माइंड के होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ऐसा अवसर आता है वहां पे वो उसको यूज नहीं कर पाते ना, और बाद में कहते हैं हमें ये चीज आती थी लेकिन हम बता नहीं पाए, तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जिस टाइम वो चीज हो, क्या यानी कि जहां पर जरूरत पड़े वहां पर आप फटाक से उसको सॉल्व करें, तो वो स्मृति आपकी अच्छी मानी जाएगी, यही उपादेयता हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया ना, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और यहाँ इसमें यह देखिए किताबी भाषा आप सीखिए क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन जो हम बताते चलते हैं वो भी आप समझा किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि रटन पद्धति तो हमें नहीं लगता कि रटन पद्धति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चीज़ों को समझें, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं आप उस तरह से लिखें तो ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स तो आपके पास भी हैं, सीरीज तो आपके पास है, कलेक्शन तो आपने भी बहुत ज़्यादा कर रखा होगा, है ना। और जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो क्या होता है पूरे बैग लेके जाता है, कितना कि बच्चे से ज़्यादा वजन किसका होता है, बैग का वजन होता है, क्योंकि उसमें बुक्स रखी होती हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो बच्चा घर ही पे ना पढ़ ले, क्यों,
क्योंकि उसके पास तो कलेक्शन है, काफ़ी कलेक्शन है। लेकिन विद्यालय क्यों जाता है? क्योंकि उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो समझता है। जो चीज़ें क्या किताबी भाषा नहीं समझ आती है तो अध्यापक क्या होते हैं, सरल भाषा करके उसको सिखाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। यानी जो हम कहना चाहते हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। बस इतना ही चाहिए कि आप लोग समझ जाएं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या? अब इन सिद्धांत को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलाव का सिद्धांत हो गया, कोलर का सिद्धांत हो गया। इसको तो एकदम से आप लोग पढ़ ही डालिए, कोई चीज़ इसमें से तो छोड़िए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए डीएलएड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस और भी जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली बात, ये कितने अच्छे लगते हैं पढ़ते हुए, है ना, कि ये जो प्रयोग हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता है इनको पढ़ने में, है ना। ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सामने ऐसा सब चीज़ है और हर एक चीज़ रखी हुई है, पिंजड़ा रखा हुआ है, उसमें जो एनिमल है भाई जिसका सिद्धांत पढ़ेंगे अलग अलग उनके एनिमल हैं, है ना, तो वो सब सामने हैं। तो इस तरह से आप एक कहते हैं कि आप अपनी स्मृति को यूज करके पढ़ें, ऐसा नहीं कि रटन पद्धति पे वर्क करें। चलिए खैर ज़्यादा हो गया, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के संदर्भ में पावलाव ने बताया कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है और कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया का सहज क्रिया है। पर यदि अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी तो इसे संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, पावलाव ने क्या किया है, प्रयोग किया। चलिए इनका प्रयोग पहले देख लेते हैं। पावलाव ने इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेतु अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोजन न देकर घंटी बजाई, है ना। लेकिन कुत्ते को अब पता था कि घंटी बजती है उसके बाद भोजन रखा जाता है और उसके मुंह में लार आ जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं रखा गया, फिर भी उसके मुंह में लार आई। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये हुआ कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा, है ना। क्योंकि क्या हुआ कि कुत्ते को पता है कि अब घंटी बजी है तो भाई हमें अब तो भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह में लार आ जाती है। तो घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलाव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। पावलाव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर का कथन है कि आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा। शिक्षक का उद्देश्य ही सीखना है। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं। बालक की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में स्वाभाविक रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमजोर रहते हैं और वे देर से सीखते हैं। यानी क्या है कि बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य नहीं है या शारीरिक, तो बच्चा देर से सीख पाता है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में भी कठिनाई होगी। यानी परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। क्योंकि एक टाइम में बच्चा क्या होता है, वो सोचता है ये पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, खेल बहुत अच्छा है, और इसमें मैच्योरिटी नहीं आती। जैसे आपने कहते हुए अपने बड़ों को सुना होगा या आपसे जो छोटे उनको आपने कहा होगा कि अभी ये बच्चा, अभी इसमें देखिए मैच्योरिटी नहीं आई, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ। जिस दिन ये मैच्योर हो जाएगा वो खुद से वर्क करने लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी डिपेंड करती है बच्चों पे, जो सीखने पे, है ना। सीखने की इच्छा, भाई इच्छा तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इच्छा रख रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं,
तो आपको क्या है, आप सीख पाएंगे। और बाकी हम आपका क्लास, आपसे मतलब ये है कि हम क्लास ले रहे हैं और आप क्लास उसको अटेंड कर रहे हो, लेकिन क्या है, आपकी इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती बिठाए गए हो कि भाई चलिए नायरा मैडम का क्लास आ रहा है और मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, या घर के गार्जियंस ने कहा कि चलो क्लास को अटेंड करना है, लेकिन आप में इच्छा नहीं है। तो क्लास चल रही है, वो अपनी जगह पे चल रही है और आप अपने बैठे हो, मम्मी पापा समझ रहे हैं हमारा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन आप इनडायरेक्टली यहाँ पे नहीं हो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इच्छा बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे। हो जाए सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चे में प्रबल इच्छा होती है, उसे सीखना उतना ही शीघ्र होता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। बिल्कुल भाई, बिना इच्छा के तो बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, आप सोच भी नहीं सकते। प्रेरणा, सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित करना अत्यंत ज़रूरी है। समय समय पर प्रशंसा तथा प्रतियोगिता के आधार पर चाहिए कि वह सुगमता से सीख सके। विषय सामग्री का स्वरूप प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता के अनुरूप सरल, रोचक तथा अर्थपूर्ण होने पर उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखते हैं। कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं